सोशल एम्पावरमेंट यानी सामाजिक सशक्तिकरण। तो आज इसी मुद्दे पे हम आपके सामने चर्चा करेंगे, समझेंगे कि सामाजिक सशक्तिकरण किसे कहते हैं, इसका महत्व क्या है सोसाइटी में, समाज में, और सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में सरकारों के द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जाती रही हैं आज़ादी के बाद से ही। तो इन तमाम मुद्दों पे चर्चा के लिए आज हमारे साथ मैम फिर से जुड़ी हुई हैं। तो मैडम, अगर हम बात करें सोशल एम्पावरमेंट की यानी सामाजिक सशक्तिकरण की, तो हमारे सिलेबस में तो है ही MSW, BSW या सोशल सेक्टर में जो लोग काम करते हैं। तो आप किस तरह से देखती हैं सामाजिक सशक्तिकरण को, किस तरह से समझती हैं और अपने स्टूडेंट्स को समझाती हैं? जी, ये बिल्कुल सही है सर कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जनरली हम सभी ने सुना है महिला सशक्तिकरण के बारे में, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं सामाजिक सशक्तिकरण के बारे में। तो हम अगर बात करें किसी भी नगर की और किसी भी गांव के विकास के लिए, तो हम ये सब भी जानते हैं कि वहाँ के जो सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज होते हैं, जो संसाधन होते हैं, वो होते हैं लोग। और लोगों की ही अगर भागीदारी होगी, लोग अपनी सहभागिता देंगे विकास में या नगर के, ग्राम की समस्याओं को दूर करने में, तो वो समस्याएं दूर हो सकेंगी और नगर का या गांव का विकास हो सकेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट संसाधन है लोग। तो लोग अवेयर हों, लोग जागरूक हों, लोग गांव की, नगर के विकास में अपनी सहभागिता दें। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है लोगों को सशक्त करना। और अगर स्थानीय स्तर पर लोग अपनी भागीदारी देते हैं तो नगर के या गांव के विकास को होने में कोई भी रोक नहीं सकता। ये बात हो गई सामाजिक सशक्तिकरण की, ठीक है। अब अगर हम देखें, थोड़ा सा समझें कि सशक्तिकरण क्या होता है, तो सशक्तिकरण एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता है, कार्यशीलता उनमें लाई जाती है, उनमें मतलब विकास के प्रयास के लिए वो अपनी भागीदारी दें, उन्हें सामाजिक, आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से सशक्त किया जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात सशक्तिकरण में ये होती है कि लोगों को निर्णय लेने की क्षमता को डेवलप किया जाता है, जिससे वो अपने बारे में निर्णय ले सके। आपने तो मैडम मेरे जो मुझे कहना था, मेरे मन की ही बात कह दी कि ये एक प्रक्रिया है जिससे हम लोगों को निर्णय लेने में उनके जीवन से संबंधित मदद करते हैं। जी, आगे बताएं प्लीज़। तो ये हो गया सशक्तिकरण। इसी तरीके से अगर हम सामाजिक सशक्तिकरण को देखें, तो सामाजिक सशक्तिकरण भी एक प्रोसेस ही है जिसके माध्यम से समाज में सामाजिक, शैक्षिक, एजुकेशनल, राजनीतिक, पॉलिटिकल और आर्थिक रूप से जो वंचित लोग हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, उनको शक्ति दी जाती है, उनको अवेयर किया जाता है और उनमें विश्वास की वृद्धि की जाती है, कॉन्फिडेंस डेवलप किया जाता है। जी, कॉन्फिडेंस डेवलप किया जाता है कि आप भी कर सकते हैं, आप भी समाज के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं, और इस तरीके से उनमें जागरूकता लाई जाती है। हम सामाजिक सशक्तिकरण सुन रहे हैं। सामाजिक सशक्तिकरण के एरियाज़, या हम बोले सामाजिक सशक्तिकरण में अगर हम करेंगे तो किन किन लोगों, कौन कौन से लोग उसमें आएंगे, तो सिंपल सी बात है कि उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग आएंगे, उसमें महिलाएं भी हैं, अल्पसंख्यक भी है, ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्याएं भी हैं, वरिष्ठ नागरिक भी है और दिव्यांग व्यक्ति भी हैं। तो जब हम देखते हैं कि अगर हम किसी सामुदायिक विकास की बात करते हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो कम्युनिटी सिर्फ एक महिला से तो नहीं बनती है, क्योंकि हम अभी तक महिला सशक्तिकरण की ही बात ज़्यादातर करते हैं और उसी को ज़्यादातर लोग समझते हैं। लेकिन हम यहाँ सामुदायिक विकास की अगर बात करें, कम्युनिटी डेवलपमेंट की बात करें, तो एक कम्युनिटी अनुसूचित जनजाति जाति से भी मिलकर बनती है, महिलाओं से भी मिलकर बनती है, और दिव्यांग लोगों से भी मिलकर बनती है, वरिष्ठ नागरिकों से भी मिलकर बनती है। तो ये सभी उस मिलकर एक कम्युनिटी को बनाते हैं और या फिर कम्युनिटी का एक हिस्सा होते हैं ये सभी।
तो सामुदायिक सशक्तिकरण का जो एरियाज़ होते हैं वो ये सभी लोग होते हैं और इन सभी को सशक्त करने के लिए हम प्रयासरत रहते हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि हम जब समाज की बात करते हैं तो समाज, सोशियोलॉजिस्ट जो सोशियोलॉजी वाले हैं वो लोग पढ़ते हैं कि समाज की इकाई क्या है। समाज की इकाई है परिवार, एक व्यक्ति से परिवार, परिवार से राज्य, राष्ट्र बनता है। तो जब हम बात करते हैं कि कम्युनिटी, समुदाय की, समाज की, तो उसमें समाज में अनेक अनेक वर्ग होते हैं। उसमें जो हर तरह से संपन्न वाले, उनका भी एक समाज के अंग होते हैं। वो भी जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से हर तरह से मध्यम वर्ग है, तो मध्यम वर्ग भी आता है समाज में। जो थोड़ा पीछे रह गया है, जिसको संसाधनों का अभाव रहा है, वो भी समाज मिल के बनता है। तो आपने जो कहा मैडम बिल्कुल सही है कि समाज जो है हमारा एक बहुत वृहद कॉन्सेप्ट है, एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम समाज के विभिन्न अंगों को, जो लोग होते हैं, लोगों से मिलके बना होता है और उनके हम जो है एम्पावरमेंट के बारे में, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पे आप बताएं। बिल्कुल, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात समझने की भी है और अगर हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब हम सामाजिक सशक्तिकरण के बारे में बात करते हैं तो हम सरकारी प्रयासों के बारे में भी जानना चाहते हैं। तो देखिए, समाज को सशक्त बनाने के लिए, हर वर्ग के लोगों को सशक्त बनाने के लिए आज़ादी के बाद से ही सरकार प्रयास कर रही है, उनके लिए बहुत सी योजनाएं चला रही हैं। अगर हम सामाजिक सशक्तिकरण को वर्ग वाइज उनकी योजनाओं को देखें तो मैं थोड़ा सा उसमें आपका बताना चाहूँगी। जी। सामाजिक सशक्तिकरण महिला, मतलब सामाजिक सशक्तिकरण महिलाओं को किस प्रकार से योजनाएं चल रही हैं महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए एम्पावरमेंट में कौन कौन सी सरकार की योजनाएं हैं, जो केंद्र सरकार की भी हैं और राज्यों की अपनी अलग योजनाएं, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर बन सके, सेल्फ डिपेंडेंट बन सके, तो प्लीज़ बताइए। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए योजनाएं चल रही है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना है, सुकन्या समृद्धि योजना है, वन स्टॉप सेंटर योजना है। तो ये जो है महिलाओं के लिए ये योजनाएं समर्पित योजना है उनको। हाँ जी, महिलाओं को सशक्त करने के लिए। अगर हम दूसरे वर्ग की बात करें, जैसे गरीब और सामंत वर्ग के लिए, तो इनके लिए योजनाएं चल रही हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्किल इंडिया मिशन और शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति योजना। तो ये है गरीब लोगों के योजना, उनके विकास के लिए, उनको ऊंचा उठाने के लिए ये योजनाएं चल रही हैं। अब हम अगर वरिष्ठ नागरिकों की बात करें कि सामाजिक सशक्तिकरण और वरिष्ठ नागरिक, तो है अटल पेंशन योजना, राष्ट्रीय वयोश्री योजना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। तो ये है हमारे जो वृद्ध जन हैं, सम्मानीय जन हैं, उनके लिए ये योजनाएं चल रही हैं, जिससे वो अपना जीवन सम्मान पूर्वक यापन कर सकें। फिर है दिव्यांग समूह के लिए, तो दिव्यांग समूह के लिए दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना चल रही है, सुलभ भारत अभियान योजना चल रही है। नेक्स्ट है, जैसे अनुसूचित जनजातियों के लिए हम बात करें तो वन अधिकार अधिनियम, लघु वन उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए योजनाएं और वन धन योजना, ये है अनुसूचित जनजातियों के लिए। तो अगर हम मैं यहाँ और क्लियर कर देती हूँ कि अगर हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, और कभी कभी स्टूडेंट्स थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि कई बार क्वेश्चन घुमा फिरा के आ जाते हैं, तो अगर ये आए तो सामाजिक सशक्तिकरण वर्ग वाइज ये विभिन्न योजनाएं, बहुत सी योजनाएं चल रही हैं, जिसको आप अपने एग्ज़ाम में इस तरीके से भी विभाजित करके लिख सकते हैं। और इन योजनाओं का थोड़ा सा डिटेल भी आप देखकर सर्च करके लिख सकते हैं। तो ये है विभिन्न योजनाएं जो समाज के विभिन्न वर्गों को सशक्त करने के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं।
सर इसमें आप कुछ जोड़ना चाहते हैं क्या? देखिए, स्टूडेंट के लिए जो आपने कहा मैडम कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपने बहुत अच्छे से बताया कि अगर प्रश्न आता है परीक्षा में कि सामाजिक सशक्तिकरण क्या है या इसकी प्रक्रिया क्या है, तो आप जो लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो लिखिए। लेकिन उसके साथ में जैसे मैडम आपने बताया कि योजनाएं जो हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, चाहे स्टेट आपके राज्य की हो या केंद्र सरकार की योजनाएं हो, उनको आपको एग्ज़ाम में लिखना चाहिए कि ये वर्ग विशेष के लिए, समुदाय विशेष के लिए आपके सरकार के द्वारा, मतलब हमारे सरकार के द्वारा ये योजनाएं जो है जनता को समर्पित की गई हैं, जिनका लाभ लेकर के एक व्यक्ति या समुदाय विशेष जो है लाभान्वित हो सकता है और सशक्त करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। तो परीक्षा में आप उस योजना को ज़रूर थोड़ा सा बताएं, उदाहरण के तौर पे, आपको देखेंगे ज़्यादा अच्छा नंबर मिलेगा। जी जी मैडम। सर जी। कुछ ऐसे प्रमुख 5-6 या कुछ योजनाओं के बारे में आप बताएंगे क्या, जो जी जानना हमारे स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी हो? आपने तो पहले ही बता दिया है, हर वर्ग विशेष के लिए कुछ बचता नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ मुझे मालूम था कि आप मुझे ज़रूर इस तरह का सवाल पूछेंगे, इसलिए मैं तैयारी करके आया हूँ। और आप देखेंगे कि मैं आपको 8-10 योजनाओं के बारे में बताऊंगा। आपको थोड़ा उनको डिटेल में जाके समझना चाहिए। सबसे पहले है प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना में बैंक अकाउंट खोलने का प्रावधान है, जिसमें हम वित्तीय समावेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में बात करते हैं कि समाज के वो सारे लोग जो किसी भी कारण से बैंक अकाउंट अपना नहीं खोल पाए हैं, बचत नहीं करते हैं, तो उनके लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना है। और जो हमारे भारत में, हमारे प्यारे देश में, गांव में, शहरों में, हर जगह रहते हैं परिवार, तो वो अपना बैंक अकाउंट खोल सकें, और बैंक अकाउंट खोलेंगे तो बचत करेंगे, और उसमें इंश्योरेंस का भी प्रावधान है। तो एक तरह से ये एक बहुत महत्वपूर्ण सामाजिक सशक्तिकरण की योजना है। दूसरी जो आपने बताई थी योजना, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना। ये योजना भ्रूण हत्या यानी गर्भ में ही जो बच्चियों को मार दिया जाता है, और हम बालकों की इच्छा के लिए, लड़कों की जो है इच्छा में जो है लड़कियों को जो है नहीं चाहते हैं, तो बेटी को बचाने की बात की जा रही है कि सेलेक्टिव सेक्स एबॉर्शन जो होता है उसको रोकने की बात कर रहे हैं कि हम बच्चियों को समाज में आगे ले जाएं और उनको पढ़ाएं, उनको समझाएं, उनको विकसित करें। क्योंकि अगर एक लड़की पढ़ती है, बढ़ती है, आगे बढ़ती है, तो वो 2 परिवारों को एक साथ जोड़ के हमें जो है जोड़ने का प्रयास करती है, और समाज में उसका मल्टीप्लायर इम्पैक्ट क्रिएट होता है, यानी गुणात्मक प्रभाव होता है। इकोनॉमिस्ट वाले जनरली मल्टीप्लायर इम्पैक्ट के बारे में बात करते हैं। तीसरी योजना है महिला ए हार्ट। ये महिला एवं बाल विकास भारत सरकार की जो मिनिस्ट्री है, उसके द्वारा जो महिला उद्यमी हैं उनको अपने प्रोडक्ट्स को, उनको अपने उत्पाद ऑनलाइन सेल कर सकें। यानी महिलाओं के स्वयं सहायता समूह हो सकते हैं या महिलाएं हो सकती हैं जो उद्यमी हैं, कुछ व्यवसाय कर रही हैं और अपने प्रोडक्ट यानी अपने उत्पाद को ऑनलाइन जा कर के सेल करना चाहती हैं, व्यवसाय करना चाहती हैं, तो उनके लिए ये योजना बहुत महत्वपूर्ण योजना है। नेक्स्ट योजना अगर हम बात करें तो वो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इस योजना के अंतर्गत आप देखेंगे कि जो बेरोजगार हमारे युवा हैं और जो समाज के वंचित वर्ग के लोग हैं, उनको कौशल विकास के द्वारा जो है जोड़ करके वो स्वयं आत्मनिर्भर हो सकें, उद्यमिता, रोजगार, स्वरोजगार विकसित कर सकें, ऐसी ये एक योजना है। 5वीं जो बहुत महत्वपूर्ण योजना है वो है नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। इसका उद्देश्य ये है कि हमारे प्यारे देश में जो गरीबी की समस्या है, खासकर गांव में, तो वहाँ पे स्वरोजगार के लिए उनको जो है वित्तीय सहायता दे करके किस तरह से वो काम करें। हमारे छत्तीसगढ़ में, हमारे उत्तर प्रदेश में, हमारे मध्य प्रदेश, हमारे उड़ीसा, हमारे झारखंड जैसे जो एस्पिरेशनल राज्य हैं, महत्वाकांक्षी राज्य जो हैं, नीति आयोग महत्वाकांक्षी जिलों के बारे में बात करती है और मैं महत्वाकांक्षी राज्यों के बारे में बात करता हूं। तो ऐसे राज्यों में ये जो नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन है, उसके माध्यम से किस तरह से स्वयं सहायता समूह की महिलाएं और अन्य वर्ग जो हैं किस तरह से
आत्मनिर्भर बन रहे हैं, स्वरोजगार, रोजगार, उद्यमिता से, उसको समर्पित ये योजना है। नेक्स्ट, आपने पहले ही योजना बता दी उस बारे में, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ये मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम है, यानी जो माताएं बहनें हमारी गर्भवती होती हैं तो उनको वित्तीय सहायता देना, और इसके साथ ही जो माताएं स्तनपान करवा रही हैं बच्चों को अपने, उनको भी सहायता प्रदान करना कि वो आर्थिक रूप से जो है समाज में जो है संपन्न होकर के अपना योगदान दे सके। सातवीं बहुत महत्वपूर्ण योजना है, वो है सुकन्या समृद्धि योजना। अब ये योजना तो मुझे लगता है कि हमारे जितने सोशल वर्क के स्टूडेंट्स हैं उन सबको मालूम है, बट फिर भी ये योजना 18 साल की एज तक लड़कियों को बैंक अकाउंट खोलिए, अगर आपके घर में कोई छोटी बच्ची है, बहन है या कोई भी है बच्ची, तो उसका अकाउंट खोलिए और आप पैसा डालिए। इसमें सबसे ज़्यादा ब्याज है, सुरक्षित है। 18 साल से शादी के समय जैसे हो जाता है एज, तो आप पैसा निकाल सकते हैं। अगली बहुत महत्वपूर्ण योजना है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये स्वास्थ्य से, इंश्योरेंस से संबंधित योजना है, जो हॉस्पिटल में अगर हम भर्ती होते हैं और बाई चांस कुछ ऐसा हो जाता है जिससे कि हमारे पॉकेट पे ज़्यादा भार आता है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस हम कहते हैं, तो उस केस में जो है हॉस्पिटलाइजेशन या हॉस्पिटल में भर्ती जो करते हैं, तो उससे संबंधित जो है ये योजना है और परिवारों को सहायता प्रदान करने की। अगली योजना, 9th योजना जो है वो स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत है, क्योंकि सफाई रहेगी तो बीमारियां नहीं होंगी, और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस योजना का शुभारंभ किया था। तो ये एक तरह से ये स्वच्छता की और सैनिटेशन की संबंधित योजना, इससे समाज में कहीं न कहीं बीमारियां कम होती हैं, लोगों में स्वास्थ्य को लेकर के जागरूकता फैलती है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। और लास्ट में अगर हम 10वीं योजना के बारे में बात करें, वो है प्रधानमंत्री आवास योजना। ये योजना अगेन, आप जिस आवास के बारे में बात करते हैं, तो लोगों को घर बनाने के लिए आर्थिक रूप से सहायता किस तरह से दी जा सकती है, क्योंकि आप देखेंगे कि शहरों में तो ठीक है स्थिति, पर गाँव में क्या है, लोगों के पास कच्चे घर आज भी 2023 में भी आप देखेंगे कि आपको देखने मिलेगा। तो किस तरह से सरकार उनको घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता देती है, उसको संबंधित ये योजना है। तो कुल मिला के ये 10 योजनाएं हैं, क्योंकि मुझे मालूम था कि आप मुझसे ये सवाल पूछेंगे, इसलिए मैं पहले से ही तैयारी करके आया था। जी। तो ये 10 योजनाओं के बारे में बताया सर ने, और ये 10 योजना बहुत महत्वपूर्ण है और जो सच में समाज के विकास के लिए, लोगों को सशक्त बनाने के लिए प्रयासरत है और हो भी रहे हैं लोग इससे सशक्त। और देखिए, सरकार हर क्षेत्र को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाती है, जैसे चाहे हम एजुकेशन की बात कर लें, चाहे हम स्वास्थ्य की बात कर लें, चाहे हम पर्यावरण की बात कर लें, है ना, बच्चियों की बात कर लें। तो ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर सरकार योजनाओं को बनाती है और प्रयास करती है कि समाज का हर वर्ग, सभी लोग सशक्त हों और वो आगे बढ़ सके और उनका कल्याण हो सके। तो मुझे लगता है आज ये समझ में आया होगा स्टूडेंट्स को कि सामाजिक सशक्तिकरण क्या है और सरकार किस तरीके से प्रयास कर रही है लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। हाँ सर, और कुछ आप जोड़ना चाहेंगे, कहना चाहेंगे? देखिए, जोड़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें, बट अभी जस्ट एक दिमाग में आ रहा है कि भारतीय संविधान का अध्ययन तो आपको करना ही चाहिए सोशल वर्कर होने के नाते, और वैसे भी भारत के नागरिक होने के नाते। भारतीय संविधान में आप देखेंगे एक लिस्ट है स्टेट की लिस्ट, और एक है यूनियन की लिस्ट, और एक है कॉन्करेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में राज्य सरकारों को क्या क्या जो है क्षेत्र या एरियाज़ दिए गए हैं जिसमें वो योजनाएं, प्रोग्राम्स बना सकती हैं। कुछ आप देखेंगे विषय, जैसे शिक्षा के बारे में आप बात कर रही हैं, उद्यमिता, रोजगार के बारे में और सब तमाम चीज़ों के बारे में। तो कुछ योजनाएं जो है वो केंद्र सरकार की है लिस्ट में, तो आपको जाके थोड़ा सा पढ़ना चाहिए कि कौन कौन से विषय यानी सब्जेक्ट्स स्टेट लिस्ट में आते हैं, कौन कौन से यूनियन लिस्ट में आते हैं, और कौन कौन से दोनों के लिस्ट में, जिनको हम कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं। और फिर हमें वर्गवार, जैसे आपने बताया कि समाज के वर्ग के विशेष करके जो लोग हैं उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक,
सांस्कृतिक सशक्तिकरण में यानी एम्पावरमेंट में सरकारें किस तरह से योजनाएं बना रही हैं। क्योंकि राज्य वाइज देखेंगे आपकी योजनाएं अलग हैं, क्योंकि भौगोलिक परिस्थितियां अलग हैं, कल्चर अलग हैं, और इसीलिए हमारा भारत विभिन्नताओं में एकता का देश यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी का देश कहा जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का जो हमारा डिस्कशन हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ होगा, आप लोग समझ पाए होंगे। कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। तो मैडम कुछ जोड़ना चाहेंगे, आप कुछ कहना चाहेंगे, या फिर हम आज इतना ही अपने बात को यहीं ख़त्म करें? हाँ सर, अभी इतना ही मुझे लगता है काफ़ी है, यहीं ख़त्म करते हैं आज हम। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जी। थैंक यू।